प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। और ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 19। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। अच्छा, जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पे, मैंने कुछ इक्वेशंस इसमें पहले से लिख रखी है, जैसे डेल्टा जेड, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। इनकी वैल्यू जो लिखी हुई है उनको हमने इक्वेशन 4, 5, 6 डाला हुआ है। ये इक्वेशन कौन सी हैं वो बता देता हूँ मैं। और जिसने इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा होगा उसको ये पता है कि ये कौन सी इक्वेशंस लिखी गई हैं। अगर हम 18 वीडियो लेक्चर की हम बात करेंगे 18 में, तो हम क्या पढ़ रहे थे उसमें, हम यही सारी चीज़ें पढ़ रहे थे कि अध्यारोपण प्रमेय, उसका कथन हमने स्टेटमेंट लिख लिया था और उसको प्रूफ कर रहे थे। तो प्रूफ करते हुए हमें जब पहला जो चित्र था उसमें जो हमने केवीएल लगाया था, 2 समीकरण मिले थे, उन समीकरणों को हमने लूप नियम से हल किया था। और लूप नियम से हल करने के बाद हमें यही समीकरण मिले थे इससे पहले वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 18 में। ठीक है, तो ये इक्वेशन थे आपके डेल्टा जेड, डेल्टा 1 और डेल्टा 2, जो कि मैंने वहाँ कोने पे लिख दिए थे। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा ये कौन सी इक्वेशन है। ये प्रीवियस लेक्चर से जो हम अध्यारोपण प्रमेय पढ़ रहे थे उससे संबंधित ये समीकरण दिखाए थे, ये है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, अब ये वैल्यू आपकी आ गई है ना। कथन क्या था, एक बार कथन को रिपीट कर लेते हैं कि रेखीय या द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा स्रोत से मिलकर बने हुए परिपथ के किसी लूप में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उन धाराओं के सदिश योग के बराबर होती है जो कि उस लूप में अन्य ऊर्जा स्रोत के कारण प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अन्य ऊर्जा स्रोत के कारण प्रवाहित होती हैं, जबकि ऊर्जा स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ये स्टेटमेंट था अध्यारोपण प्रमेय का और यहाँ तक हम पहुँच गए थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम उसमें लूप में बहने वाली जो धाराएं थी I1 और I2, उनके मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, I1 व I2 के मान I1 व I2 के मान ज्ञात करने पर, मान ज्ञात करिए। तो I1 बराबर क्या होता है, डेल्टा 1 डेल्टा जेड। ठीक है, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा जेड सारी वैल्यू आपके पास है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, मान रखने पर क्या आ जाएगा, मान रखिए E1 Z2 प्लस E1 Z3 माइनस E2 Z3 अपॉन डेल्टा जेड कितनी है, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 Z2 Z3। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये आप E1 कॉमन ले सकते हैं, बाकी कोई इसमें सॉल्यूशन अभी नहीं है। तो इसको आप इक्वेशन डाल देंगे, कौन सा इक्वेशन है, 7 नंबर। इक्वेशन नंबर कौन सा डाल दिया, 7। इसी प्रकार I2 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, I2 की। I2 का मान क्या हो जाएगा, मान रख लीजिए I2 बराबर क्या होता है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड। यहाँ कैलकुलेशन हो ना, ऊपर डेल्टा 2 है, नीचे डेल्टा जेड है। तो डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा, डेल्टा 2 कितना है, E2 Z1 E2 Z1 प्लस E2, दो बार लिखेंगे E2 Z1 प्लस E2 Z1। यहाँ पर देख लो जरा क्या था, यहाँ पर डेल्टा 2 का मान देखिए जरा, E2 और Z। यहाँ इस इक्वेशन में थोड़ा सा क्या है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, E1 Z2 Z3 E2 Z1
E2 यहाँ पर Z2 होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट अभी चेक कर रहे हैं इसको। चलिए देखिए, ये यहाँ पर ये जो था डेटा 2 वो E2 Z1 प्लस E2 Z3 है। Z1 की जगह यहाँ पर क्या था, Z3 था, ठीक है, मिस्टेक से लिख गया था। और माइनस क्या है आपका E1 Z3, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से I2 का मान डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा Z, तो I2 डेल्टा 2 का मान क्या है, E2 Z1 प्लस E2 Z3, ठीक है। E2 Z3 माइनस E1 Z3 माइनस E1 Z3 अपॉन डेल्टा Z की वैल्यू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। ये आ गया समीकरण नंबर। ये वैल्यू आपकी कितनी आई है, देखिए जरा। I1 की वैल्यू आई है आपकी समीकरण 7 में E1 Z2 प्लस E1 Z3 और माइनस E2 Z3 अपॉन डेल्टा Z की वैल्यू है। सेम कंडीशन यहाँ पर हमने मान रख के इनकी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो अब हम इन I1 और I2 की जो इक्वेशन है इनको हम अलग लिख देंगे इधर, ठीक है। और इनको अलग लिखेंगे। अब इसको आप हटा सकते हैं। अब मैं इनको हटा दे रहा हूँ क्योंकि इनका यूज था वो हमने कर लिया है। और इन दोनों समीकरणों को हम इधर लिख देंगे जिससे कि हमारी ये जगह खाली हो जाए। तो I1 बराबर क्या है आपका, E2 I1 E1 कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा Z2 Z3। कैलकुलेशन है, थोड़ा सा लंबी है लेकिन कैलकुलेशन है और कुछ ज़्यादा टफ कैलकुलेशन है, सिंपल है। Z2 Z3 और माइनस E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 Z1 Z3 Z2 Z3 और ये I2 की वैल्यू की समीकरण नंबर कौन सा है, 7। I2 की वैल्यू क्या है, यहाँ से भी E2 कॉमन ले लो, ठीक है। इसमें से और इसमें से E2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आपको बचेगा Z1 प्लस Z3 माइनस E1 Z3 अपॉन सेम आ जाएगा क्योंकि डेल्टा Z की वैल्यू क्या होती है, कॉमन होती है I1 I2 में। तो Z1 Z2 Z1 Z3 Z2 Z3 इक्वेशन नंबर आ गया, ठीक है। तो अब हमने इन दोनों इक्वेशन को वहाँ लिख लिया। अभी हम यहाँ से इनको हटा देते हैं, ऊपर देते। चलिए अब देखिए जरा, अब इसमें क्या होगा कि अध्यारोपण के कथन के अनुसार अब हम यहाँ था हमने I1 I2 की वैल्यू निकाली, एक हमारे पास डायग्राम था। अब देखिए जरा, अध्यारोपण के कथन के अनुसार, प्रमेय के कथन के अनुसार प्रमेय के कथन के अनुसार क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या बोला था उसमें, कहे तो ऊर्जा स्रोत को कि उसकी प्रतिबाधा से क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि अब हम जो एक और डायग्राम बनाएंगे उसमें एक वोल्टता स्रोत नहीं रहेगा, ठीक है। पहले E2 को हम हटाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो कैलकुलेशन के वो नेक्स्ट डायग्राम जो रहेगा उसमें हम E1 को हटा देंगे। देखिए जरा, ऊर्जा स्रोत E2 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर अब चित्र देखिए क्या बनेगा। डायग्राम इधर बना दे रहा हूं मैं ना, क्या होगा देखिए जरा। E1 तो रहेगा क्योंकि किसको प्रतिस्थापित किया हमने, E2 को किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो E1 रहेगा इसमें, इससे पहले वाले डायग्राम था उसमें यहाँ पर E2 लगा हुआ, अब यहाँ पर E2 यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि हमने
ऊर्जा स्रोत को उसकी प्रतिबाधा से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया है। इस टाइप का डायग्राम बनेगा। बाकी सारी चीजें रहेंगी, ये E1 है प्लस माइनस धारा बह रही है इसमें I1 डैश। अब ध्यान रखेंगे, अब जो धारा इसमें पहले लूप में बह रही है वो कितनी है, I1 डैश, I1 डैश। और इस ऊर्जा स्रोत के कारण इसमें जो धारा बहेगी वो कौन सी होगी, I2 डैश। कौन सी धारा होगी, I2 डैश। अब Z1 Z2 और ये Z3, ये लूप, ये डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये लिखने के बाद ये चित्र आपके पास बना रहेगा। ये चित्र बी है, उसको ए डाल देना। ये डायग्राम कौन सा है, बी, और उसको आप डाल दोगे चित्र ए। अब वापस इसमें केवीएल लगाएंगे और यहाँ से I1 डैश और I2 डैश का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। चित्र बी के लूप 1 में केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाएंगे लूप 1 में, क्या आएगा देखिए, -E1, क्लियर है, -E1 आएगा। Z1 I1 डैश प्लस Z3 I1 डैश, और इधर क्योंकि Z3 कॉमन है पहले और दूसरे लूप में, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह के साथ आएगा, क्योंकि I1 डैश और I2 डैश बोथ सेम डायरेक्शन, ठीक है, दोनों कैसे सेम डायरेक्शन में है। तो इधर क्या जाएगा, Z3 और ये I2 डैश बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। यहाँ से E1 का मान क्या आ जाएगा, E1 बराबर, E1 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए, बाकी सबको एक ही तरफ ले लीजिए। तो I1 डैश कॉमन ले लीजिए, Z1 और Z3, यहाँ बचेगा Z3 और I2 डैश। ये इक्वेशन आपका कहाँ 8 हो गया था, ये इक्वेशन नंबर क्या है आपका 9। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार लूप 2 में केवीएल लगाएंगे। आप किसमें लगाएंगे, लूप 2 में। केवीएल का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्ट का नियम। यहाँ पर केवीएल लगाएंगे दूसरे में। तो अब देखो दूसरे वाले लूप में कोई ऊर्जा स्रोत नहीं है, ठीक है, केवल क्या है, प्रतिबाधाएं और धारा बह रही है। तो देखो क्या आ जाएगा, Z3 I2 डैश Z2 I2 डैश प्लस इनके साथ Z3 I1 डैश, ठीक है, क्योंकि Z3 कॉमन है एक और दो लूप। तो क्या आ जाएगा, Z3 I1 डैश बराबर 0। क्यों, कोई ऊर्जा स्रोत नहीं है, इसलिए क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखो, 0 को इधर करके लिखो आप, है ना, इस प्रकार से, क्योंकि जब सारे रूप में लिखेंगे तो आसानी रहेगी ना। तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, ये है ना हमारे पास I1 डैश क्या है, Z3 I1 डैश प्लस I2 डैश को कॉमन ले लिया, I2 डैश को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, Z3 प्लस Z2। समीकरण नंबर आ गया यहाँ पर 10, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आगे। अब देखिए जरा, इधर मैं अब उस डायग्राम को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा अब समीकरण 9 और 10 को किस रूप में लिखेंगे, सारणिक रूप, वही सेम प्रोसेस है। अब चित्र ये था, I1 डैश और I2 डैश के मान निकालने इस डायग्राम से, लूप नियम से, पूरी प्रोसेस वही है। तो समीकरण 9 और 10 को किस रूप में लिखेंगे, सारणिक रूप में लिखेंगे हम। समीकरण 9 और 10 को सारणिक के रूप में लिखने पर
साइड के रूप में लिखिए, इधर क्या आएगा E1 और ये क्या आएगा 0 बराबर, इधर I1 डैश का क्या है Z1 Z3, I2 डैश का क्या है Z3, I1 का क्या है I1 डैश का Z3, I2 डैश का क्या है Z3 Z2 Z3, ये आ गया हमारा। और बची हुई किसकी बची हुई है I1 डैश और I2 डैश, जो लास्ट साइड है I1 डैश और I2 डैश, ठीक है, ये I1 डैश और ये I2 डैश है आपका। ये इक्वेशन आ गई, इसको आप डालेंगे समीकरण नंबर 11। अब समीकरण 11 से ही हम हल करके डेल्टा 1 डेल्टा Z और डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा Z के मान ज्ञात करेंगे, जिससे कि फिर हम किसके मान ज्ञात करेंगे I1 डैश और I2 डैश के। इसको आप देखो, नोट कर लो, क्लियर दिखाई दे रहा है पूरा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए देखिए, समीकरण 11 से किसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले डेल्टा Z की। डेल्टा Z का मान ज्ञात करेंगे, तो डेल्टा Z की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, डेल्टा Z इधर क्या है आपका Z1 Z3 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 Z2 और ये Z3 सेम वैल्यू है लगभग, जहाँ तक हमें देखो वही वैल्यू निकलेगी, जगह चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या वैल्यू है। ये वैल्यू आई आपकी डेल्टा Z की, तो डेल्टा Z की वैल्यू क्या आएगी Z1 Z3 Z2 Z3 माइनस Z3, सेम आएगी वैल्यू, बिल्कुल सेम वैल्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ अपनी लाइन में, कितनी वैल्यू आ जाएगी, यही वैल्यू आएगी Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, सेम वैल्यू है आपकी, ठीक है। और अब हम देखेंगे डेल्टा 1 की, इसको समीकरण डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मान निकालेंगे, पर I1 डैश और I2 डैश की जो वैल्यू निकलेगी उसको आप समीकरण डाल देना, ठीक है। इसको डालने की जरूरत नहीं, डेल्टा 1 का मान कर इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा 1 की वैल्यू, डेल्टा 1 बराबर होगा क्या, देखिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ये डेल्टा Z का सॉल्यूशन है। इसके बाद फिर आप यहाँ से नोट करोगे, वो समीकरण 11 लिखा है कि इसी का यूज करके हम डेल्टा Z डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, इसको हम रिप्लेस कर देंगे इस कॉलम पे, हटा दीजिए, इसको क्या आ जाएगा E1 और 0, इधर आ गया आपका Z3 और इधर आ गया Z2 Z3, ठीक है। इस E1 0 वाले कॉलम्स को हमने किससे रिप्लेस किया है, Z1 Z3 और Z2 प्लस Z3, और ये इस वाले से, इसकी जगह हमने ये उठा के रख दिया, ठीक है, ये वाला, तो ये आ गया। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो वो वैल्यू किसकी होगी, हमारी डेल्टा 1 की वैल्यू होगी। क्या आ जाएगा डेल्टा 1 बराबर, ये तो 0 ही हो जाएगा, केवल ये बचेगा E1 Z2 और ये Z3, क्या बचा E1 Z2 और ये Z3, ठीक है।
ये नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो डेल्टा जेड की वैल्यू सेम है और डेल्टा वन की वैल्यू कितनी आई हमारी, ये आई है। तो इसको मैं अलग लिख दे रहा हूँ डेल्टा वन की वैल्यू। ठीक है, चलिए अलग लिख दे रहा हूँ, या कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं, इसको याद कर लेंगे। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप नोट कर ही लेंगे। ठीक है, आप किसकी वैल्यू, डेल्टा वन की, डेल्टा जेड आ गया, डेल्टा वन आ गया, अब डेल्टा टू। क्या आ जाएगा डेल्टा टू, डेल्टा टू बराबर, अब इस कॉलम को हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जरा देखिए, जेड वन जेड थ्री ई वन और ये आ गया आपका जीरो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो, ये मल्टीप्लाई जीरो कर देगा, ये आ जाएगा माइनस ई वन जेड थ्री। ई वन क्या आ गया, जेड थ्री आ गया, माइनस ई वन जेड थ्री। ठीक है, ये डेल्टा टू की वैल्यू आपकी आ गई है। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, डेल्टा वन की वैल्यू क्या थी, ई वन जेड टू जेड थ्री, डेल्टा टू की वैल्यू कितनी है, माइनस ई वन जेड थ्री, ये तो वैल्यू है ना। ठीक है, अब मैं इसको हटा दूँ सबको, चलिए इसको बैठा दीजिए, अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब देख लेंगे। ठीक है, अब क्या है कि डेल्टा जेड, डेल्टा वन और डेल्टा ओ, हाँ डेल्टा वन और डेल्टा टू सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ से किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, आई वन डैश और आई टू डैश। आता है आई वन डैश व आई टू डैश का मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। वही सेम प्रोसेस है, कैसे कैसे होगा, आई वन डैश की वैल्यू, डेल्टा वन की वैल्यू क्या है, वो लिखी हुई है ई वन जेड टू प्लस जेड थ्री, डेल्टा जेड की वैल्यू आपको पता है सेम आई थी। ठीक है, डेल्टा जेड की वैल्यू क्या थी आपकी, सेम थी, क्या थी, जेड वन, यहाँ आप चाहो तो उसकी जगह डेल्टा जेड ही लिख लो। ठीक है, पूरा इक्वेशन क्या लिखोगे, जेड वन जेड टू या जेड वन जेड थ्री और प्लस जेड टू जेड थ्री। यहाँ पर आप लिख दो, यहाँ पर लिख दो डेल्टा जेड बराबर, ठीक है ना, ये वैल्यू थी अब डेल्टा, तो उसकी जगह हम डेल्टा जेड ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, बार बार इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, आई वन डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आई वन डैश की वैल्यू आ गई, अब इस आई वन डैश की वैल्यू को हम समीकरण डाल देंगे। अब समीकरण क्या डालेंगे, वो समीकरण हमारे कौन से थे, इधर चौपड़ डाले थे, शायद समीकरण हमारे कौन से थे, 7 8 समीकरण थे। ठीक है, जो भी हो गया वो आप डाल देना। ठीक है, इसको कोई समीकरण डाल देना, ये वैल्यू किसका है, आई वन डैश की। इसी प्रकार आई टू डैश बराबर क्या मिलेगा, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा जेड। तो आई टू डैश, डेल्टा टू की वैल्यू कितनी निकली थी, वो लिखी ऊपर, माइनस यू वन जेड थ्री और अपॉन में डेल्टा जेड। ठीक है, ये आ गया। इसको भी, इन दोनों को भी हम क्या डाल देंगे, समीकरण डाल देंगे, जो भी समीकरण वहाँ पे जो थे आपके, जो I1 और I2 के जो मान थे उनको जो समीकरण डाले थे
उसके बाद जो भी समीकरण यहाँ पर आएंगे इनको आप यहाँ पर जाओ, ठीक है। अब यहाँ से चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या चार वैल्यू ज्ञात, मैं जो मेन समीकरण है वो चार है, I1 का मान, I2 का मान, I1 डैश का मान और I2 डैश का मान, ठीक है। चारों हमने ज्ञात कर लिए। अब बात करते हैं, अच्छा I1 डैश और I2 डैश का मान हमने कब ज्ञात किया, जब हमने E2 ऊर्जा स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से क्या कर दिया था, प्रतिस्थापित कर दिया था। अब क्या किसकी बारी, E1 को, अब हम E1 को प्रतिस्थापित करेंगे। इसी प्रकार E1 ऊर्जा स्रोत को E1 ऊर्जा स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो अब एक और डायग्राम बनेगा, चित्र सी इधर बना दे रहा हूँ। देखिए अब किसको गायब कर दिया हमने, E1 ऊर्जा स्रोत को हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। और E1 ऊर्जा स्रोत को हटाने के बाद क्या है कि बाकी Z1 Z2 Z3 सही है। अब लूप 1 में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, इस E2 के कारण I1 डबल डैश, और लूप 2 में कौन सी प्रवाहित हो रही है, I2 डबल डैश। अब ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास मेन समीकरण आ रहे हैं ना, एक तो I1 और I2 का मान निकाले था पहले चित्र ए से, चित्र बी से हमने किसका मान निकाला था, I1 डैश और I2 डैश का। अब चित्र सी से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, I1 डबल डैश और I2 डबल डैश का, चित्र सी, ठीक है। लूप 1 लूप 2, चलिए स्टार्ट करेंगे, KVL लगाएंगे। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, चलो लिखा रहने उसको, ठीक है। चित्र सी के लूप 1 में KVL लगाने पर, ठीक है। KVL लगाने पर, KVL लगा दो, क्या आ जाएगा, Z1 I1 डबल डैश, Z3 I1 डबल डैश और Z3 I2 डबल डैश, ठीक है। बिकॉज Z3 कॉमन इम्पिडेंस 1 and 2 बराबर क्या है 0, क्यों, क्योंकि इधर कोई भी ऊर्जा स्रोत अब नहीं बचा है। तो इसको ऐसे ले सकते हो, 0 बराबर I1 डैश को कॉमन ले लो, क्या बचा Z1 और ये Z3, ठीक है, प्लस Z3 I2 डबल। समीकरण इसको डाल देंगे, समीकरण देखो आप अपने हिसाब से, पीछे वाले के क्या समीकरण थे, जो I1 डैश और I2 डैश को समीकरण डालोगे उसके बाद फिर यहाँ समीकरण आएंगे, ठीक है। तो जो भी समीकरण है आप डाल देना। इसी प्रकार लूप 2 में KVL लगाने पर, लूप 2 में KVL लगाने पर, अब देखिए लूप 2 में जो KVL है वो KVL आप लगाएंगे,
केवल आप लगाएंगे और मुझे बताएंगे क्या इक्वेशन आएगी, और उस इक्वेशन को हल करके दोनों को पहले आप किस रूप में लिखेंगे, सारणी के रूप में लिखेंगे, और सारणी के रूप में लिखने के पश्चात आप वहाँ से I1 और I1 डबल डैश और I2 डबल डैश का मान बताएंगे। ठीक है, तो आप ये हमको मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो इसमें अगले वीडियो लेक्चर में रहेगा। थैंक यू।